हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग स्टार्ट क्लास कर रहे हैं जिसका नाम है चेनिंग, इस चैप्टर का ही नाम है सर्वेइंग में चैप्टर 3 हम लोग डील कर रहे हैं चेनिंग। तो यहां से समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास है और यहां से इस बार क्वेश्चन आ सकता है, पक्की बात है। बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, तो जितना हम बता रहे हैं उतना ही पढ़िएगा, ठीक है। जितना इसमें नोट्स में लिखा है, जितना ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, केवल उतना ही पढ़िए, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि चेनिंग। तो चेनिंग सबसे पहले होता क्या है ना, जैसे कि हम लोग अगर किसी चीज को नाप रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये घर नापना है, तो यहां पे हम लोग यहां से लेकर एक चेन बिछाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो वही चेन हम लोग मेजर करते हैं, वही लेंथ हो जाती है। इसी का नाम है चेनिंग। चेन इज व्हाट? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। समझ में आई बात? चलें आगे। तो आपके सामने देखिए लिख के लाया हूं मैं। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आइदर बाय टेप और आइदर बाय चेन और टेप। कहां यूज करते हैं? स्मॉल एरिया में यूज करते हैं, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एरिया, बिकॉज लार्ज एरिया में आप कितना ही कितने देर तक आप टेप ले जाइएगा? टेप आप किसी एक लिमिटेड दूरी, लगभग 1 किलोमीटर या उससे भी कम में ले जाइएगा। उससे ज्यादा दूर तक आप नहीं जा पाएंगे, बिकॉज आप थक जाएंगे और ये काफी हेक्टिक टास्क हो जाएगा, है ना, गधों वाला काम हो जाएगा। तो चेनिंग हम लोग केवल छोटे एरिया के लिए यूज करते हैं। तो ये देखिए क्या क्या होता है चेनिंग में। तो चेनिंग को जब होती है, जब कोई एक बड़ा एरिया हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जब कोई हम लोग एक यहाँ पे बड़ा एरिया लेते हैं ना, तो इसको एक छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टेशन। अच्छा, स्टेशन का मतलब ये नहीं कि ट्रेन वाला स्टेशन। स्टेशन का मतलब होता है हमारा कंट्रोल पॉइंट, कि यहां से हम इसको गवर्न करेंगे, यहां से इसकी लेंथ नापेंगे, यहां से इसको सारा चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग कुछ पॉइंट को रेफरेंस लेते हैं, तो उसी को हम लोग सर्वेइंग में स्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो मेन स्टेशन जब आता है, तो मान लीजिए कि ये मेन स्टेशन हो गए, ये 4 बड़े प्रमुख स्टेशन हो गए कि ये दायरा बनाते हैं कि यहां इसके अंदर तक ही सारी बात होनी है। तो आप देखिए मेन स्टेशन हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, है ना। ए बी सी डी ये मेन स्टेशन हो गए। तो क्या लिखा है, कमांड द बाउंड्री ऑफ सर्वे, कमांड दी बाउंड्री ऑफ सर्वे, ये दायरा सुनिश्चित करते हैं। अब आते हैं टाई स्टेशन। क्या करते हैं टाई स्टेशन? ये देखिए, ये ए बी सी डी, ठीक है, स्टेशन ऑन लाइन ज्वाइनिंग मेन स्टेशन। ये देखिए ए बी सी डी, तो ए और बी मेन स्टेशन है, तो इसको एक लाइन ज्वाइन कर रही है। इस लाइन के बीच में, इस लाइन के बीच में अगर कोई स्टेशन आता है, तो उसको हम लोग टाई स्टेशन कहते हैं। मेन सर्वे लाइन क्या होती है? ए बी बी सी सी डी डी ए, लाइन ज्वाइनिंग मेन स्टेशन, ठीक है। सिंपल सी बात है, बहुत आसान लग रहा होगा। टाई लाइन क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग टाई स्टेशन। जैसे कि ए बी है ना, ये टाई स्टेशन था, तो इसको जो लाइन ज्वाइन कर रहा है तो उसको टाई लाइन बोल दिए। बेस लाइन होती है सबसे एक्यूरेट लाइन, सबसे एक्यूरेट लाइन, ठीक है। बेस लाइन हम लोग, जैसे हमारे पास जो बेस लाइन है वो एसी है, एसी इज द बेस लाइन, एसी इज द बेस लाइन। आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे, एसी इज द बेस लाइन, बिकॉज ये सबसे एक्यूरेट होती है और इसी को हम लोग सबसे सही एक्यूरेट करते हैं और इसी को एक रेफरेंस मानते हैं एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। अब आते हैं चेक लाइन। चेक लाइन का काम होता है, हम लोग कभी कभी बनाते हैं चेक लाइन की, चलो एक्यूरेसी क्रिएट करते हैं कि यहाँ से हम लोग मेजर करते हैं कि चलो क्या एक्यूरेसी है इस लाइन की, ये क्या एक्यूरेसी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें, तो आइए देखते हैं। ये दिख रहा है आप लोगों को व्हाट इज चेन सर्वेइंग? तो चेन सर्वेइंग में आप देखिए, ये वाला जो लंबा वाला है, ये वाला, ये बेस लाइन हो गई, ये बेस लाइन हो गई, और ये चेक लाइन हो गई, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द बेस लाइन, ठीक है। और ये टाई लाइन हो गई। टाई लाइन क्या होता है? ये टाई स्टेशन को जोड़ रहा है, ये टाई लाइन हो गई, और ये मेन सर्वे लाइन हो गई, ठीक है। समझ में आया? कुछ ऐसे ही हम लोग, होल टू पार्ट वाला है जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, यही तो है होल टू पार्ट वाला प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। होल करेंगे, बड़ा कवर करेंगे, फिर उसको छोटे छोटे भाग में तोड़ेंगे, तो इससे क्या होता है, एरर कम आती है, ठीक है। समझ में आया? चलिए चलते हैं आगे। अब हमारे पास आता है चेन। चेन कितने तरह के होते हैं? चेन आप लोग अभी दिखाता हूं आप लोगों को चेन क्या होता है। तो सर्वेइंग में ना प्रमुख 3 तरह के चेन होते हैं, रेवेन्यू चेन, गंटर चेन, इंजीनियर चेन। सबकी अलग अलग डेफिनेशंस है। तो रेवेन्यू चेन की जो लेंथ होती है वो 33 फीट होती है, 33 फीट। गंटर चेन की लेंथ होती है 66 फीट एंड इंजीनियरिंग चेन की लेंथ होती है 100 फीट। और रेवेन्यू चेन में जो लिंक होता है वो 16 लिंक होती है, इसमें 100 लिंक होती है। इंजीनियरिंग चेन में भी 100 लिंक होती है, तो याद करने में आसानी रहेगा। मेट्रिक चेन क्या होता है? 20 मीटर चेन हो गया, 30 मीटर चेन हो गया।
ठीक है। 20 × 5 इज इक्वल टू 100 लिंक, 30 × 5 × 150 लिंक। ये एक फॉर्मूला कभी कभी बच्चों से पूछ ले जाता है कि बताओ जी 1 माइल इज इक्वल टू कितना, 80 × गंटर चेन। ठीक है, तो अब ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, क्या मैं अपने आप को थोड़ा गायब कर देता हूं, तो 1 एकड़ इज इक्वल टू 10 × गंटर चेन स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी सवालों में डायरेक्ट, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आपके सामने ये दिख रहा है, इसी को चेन बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये ही चेन होती है, इसको इलोंगेट किया जाता है। और आपको ये दिख रहा है ना छोटा छोटा, ये लिंक हो गया। और ये देखिए ये क्या बना है, थोड़ा गौर करिए, अभी जो आपके सामने बना है यही तो बना है, ये यही तो बना है ये वाला। ठीक है, तो ये लिंक्स होते हैं, ये यहां से लेकर यहां तक एक लिंक हो गया, 10 लिंक हो गए, है ना। ये एक जो ज्वाइंट होती है ना, इसी को जैसे कि यहां से एक लिंक होती है, एक तार होती है, फिर यहां से इसको ऐसे ज्वाइंट किया जाता है, एक यहां से ऐसे ज्वाइंट किया जाता है, एक तार, एक यहां से फिर ज्वाइंट किया, तो ये लिंक हो गया, एक लिंक हो गया, 1 लिंक हो गई। ठीक है, ऐसे करके, तो ऐसे करके आप देखिए ये नोटेशन से आपके सामने एक लिंक ऐसे करके 10 लिंक्स यहाँ पे बने। ठीक है, अब हर एक की नोटेशन होती है कि हर, मान लीजिए कि अब आपको मेजर करना है, अब एक लिंक होगी मान लीजिए कुछ भी लेंथ की, एक लिंक जो होती है लगभग इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी। तो एक लिंक को मेजर करना है, तो ऐसा थोड़ी है ना आप एक एक करके सबको मेजर करेंगे, एक एक करके। तो आप क्या करेंगे ना, हर एक को एक नोटेशन देंगे। जब 10 लिंक हो जाएगा तो वहां पे एक पत्ती ऐसे लगा देंगे, जब 2 लिंक हो जाएगा तो ऐसे दो दो दांत बना देंगे, जब ये 3 लिंक हो जाएगा तो 3 दांत बन गई, जब 4 लिंक हो तो 4 होगा, जब 5 होगा तो ऐसे गोला बना देंगे। तो ये नोटेशन हम लोग को आसान बनाते हैं मेजरमेंट करने में। ठीक है, चले आगे। अब आते हैं एक्यूरेसी ऑफ टेप पे। देखिए टेप की बहुत सारी एक्यूरेसी होती है, स्टील टेप की अपनी एक्यूरेसी है, मेटालिक जो स्टील वाला जो होता है मेटालिक टेप अलग होती है, लाइनन टेप अलग होती है कपड़ों वाली, और एक होती है इनवर्ट टेप। इनवर्ट टेप में 36% निकल रहता है, कितना रहता है इनवर्ट टेप में, 36, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, 36% निकल रहेगा और बाकी का जो प्रतिशत है वो स्टील रहेगा। ठीक है, और इनवर्ट टेप सबसे एक्यूरेट होती है बिकॉज उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट इससे बहुत कम होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आते हैं कि चेनिंग करने के टाइम कौन कौन से डिवाइसेज या इंस्ट्रूमेंट्स या एक्सेसरीज यूज किया जाता है। पेज हमारे पास दिख रहा है, टू मार्क पॉइंट ऑन ग्राउंड। एरो, देखिए मैंने आपके लिए हिंदी में लिखा है कि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए, जब ज्यादा लेंथ नापनी हो तो जहां टेप लेंथ खत्म होती है वहां एरो लगाते हैं। रेंजिंग रॉड क्या होता है, टू लोकेट इंटरमीडिएट पॉइंट्स और टू लोकेट अ नंबर ऑफ पॉइंट्स। आगे देखते हैं क्या होता है। ऑफसेट रॉड क्या होता है, टू अलाइन ऑफसेट रॉड। ऑफसेट रॉड तो समझते हैं कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर लाइन है, ये पर्टिकुलर लाइन है, तो हर एक पर्टिकुलर 2 या 3 मीटर के इंटरवल पे आपको एक परपेंडिकुलर या कुछ भी बराबर की लाइन खींचनी हो तो वहां पे हम लोग ऑफसेट रॉड लगाते हैं। आगे चल के देखते हैं क्या होता है। देखिए इसी को कहते हैं पेग, इसको कहते हैं पेग। ये खूंटा जैसा, खूंटा आप लोग समझते हैं ना, यही है। खूंटे को ऐसे जमीन में ऐसे हथौड़ी लेके गाड़ दिया जाता है, वो खूंटा हो जाता है। एरो, ठीक है, एरो होता है, देखिए ऐसा होता है। ये ब्लैक, ये रेंजिंग रॉड होता है, इसमें ना ब्लैक और व्हाइट होता है ताकि जंगल वंगल में जाए तो ये दूर से ही हमें दिखे कि ये डिस्टिंक्टिव कलर होता है। और ये ऑफसेट रॉड होती है। चलिए मैं फिर से अपने आप को गायब कर दूं, तो ऑफसेट रॉड में ये हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज होती है, आप देख लीजिएगा सारा नोटेशन से एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा यहीं से। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब आते हैं हमारे पास टेप करेक्शंस क्या होता है। टेप करेक्शंस मतलब आप कहीं भी मेजर कर रहे हैं किसी भी चीज को, टेप लगा रहे हैं कहीं भी। अब कभी कभी क्या होता है ना, टेम्परेचर की वजह से टेप के लेंथ बहुत लंबी दूरी तक जब करते हैं तो वो छोटी बड़ी हो जाती है, गर्म होगा तो फैल जाएगा, तो हमारा डेटा भी तो गलत होगा भाई। तो हम उसको करेक्ट करेंगे ना, तो करेक्ट करने के लिए ही बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं। अब मान लीजिए कि किसी टेप, अलग अलग टेप है, अलग अलग कंपनी है, तो उससे बन जाता है। अब किसी टेप का जो लेंथ होगा तो जो उसमें क्या होगा कि जो 30 मीटर की लेंथ, जो 30 मीटर की टेप है वो मान लीजिए 28 मीटर मेजर कर रही है, लेकिन वो कितना दिखा रहा है वहां पे, 30 मीटर हमने मेजर किया, बट मेजर असली में कितना किया, 28 मीटर किया, बिकॉज में नोटेशन में तो यही लिखा है ना। तो उस चीज को कैसे करेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक उसका फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्डाइजेशन इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन।
तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है कि ये सवाल शायद ना आए, बट आप लोग को जान लीजिए बस, सही इंटू सही इज इक्वल टू गलत इंटू गलत। ठीक है, अब आते हैं करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। अच्छा, ये कभी नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है। क्वेश्चन मैं लिख दूंगा आप लोगों को, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर ज्यादा मेजर करेगा तो उसको कम करना होगा, और जब कम मेजर कर रहा है तो उसको प्लस करना होगा। समझ में आई बात? करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, ये भी दो दो फेज में डिवाइड होगा, प्लस माइनस। अगर मान लीजिए मीन टेम्परेचर है, मान लीजिए कि 20 टेम्परेचर है, 20 डिग्री टेम्परेचर पे नापा गया, ये मीन टेम्परेचर हो गया। अगर वो टीओ जो एक्चुअल टेम्परेचर है, अभी का ऑब्जेक्ट टेम्परेचर है, वो ज्यादा हो गया, 30 हो गया, तो 20 माइनस 30 नेगेटिव में चला गया। अगर 10 डिग्री टेम्परेचर है एक्चुअल, तो 20 माइनस 10 10 हो गया, तो प्लस माइनस यहां भी हो गया। तो यहाँ पे दो तरह का सिंबल काम आएगा। ठीक है, चलने आगे। अब यहाँ पे आते हैं करेक्शन ड्यू टू पुल। जब हम किसी चीज को ज्यादा खींच रहे होंगे, जैसे कि मेरे पास पेन है, तो इसको जब देखिए निकला ये, तो इसको जब ज्यादा ऐसे खींच रहे हैं, ये ऐसे यहां से, तो ये लंबा होगा, कुछ ये लंबा होगा। तो यही करेक्शन अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, एक करेक्शन यहां भी लगाएंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं करेक्शन ड्यू टू स्लोप। स्लोप में क्या करेंगे, स्लोप में ऐसे जा रहा है, अब यहां पे कर रहे हैं, अब यहां पे भी कुछ एरर आएगा, है ना? वो क्या एरर आएगा, तो यही उसी का फॉर्मूला है आपके सामने, h² माइनस 2l बाई 2l इज इक्वल टू माइनस l बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा हुआ इंक्लाइनेशन स्लोप का। ठीक है, चलिए आगे। अब इसमें भी देखिए, करेक्शन ड्यू टू पुल में भी प्लस माइनस होगा, क्या पता कम ज्यादा कर दें, कॉन्ट्रैक्ट कर दें, ये सब शायद, ये प्लस माइनस यहां भी होगा, लिख लीजिएगा ध्यान से, बहुत जरूरी है। करेक्शन ड्यू टू स्लोप में ये केवल ऑलवेज नेगेटिव होगा। ठीक, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहे हैं उतना काफी है, इसको करके जाइए। मुझे नहीं लगता कि जितना यहाँ हमारे परवाज इंस्टीट्यूट में सिखाया जा रहा है, 80 में से 75 क्वेश्चन आप पक्का बना लेंगे, अगर यहाँ पे आप डेडिकेटली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जो सवाल आप लोग को दिए गए हैं इस कोर्स में, वो भी आप लोग लगा रहे हैं, उतना बहुत है, आई बेट यू। चलिए आगे आते हैं, करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट। अरे रास्ता ये था, हम इधर चले गए, अब यहाँ पे अलाइनमेंट का असर होगा ना, बस वही चीज है, इतना आएगा नहीं, बट जान लीजिए कि क्या क्या एरर्स होते हैं करेक्शंस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, c इज इक्वल टू माइनस h² बाई 2l1 प्लस h² बाई 2l2। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, रॉन्ग अलाइनमेंट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइट हो गई, तो इसका लेंथ L1 हो गया, इसका लेंथ L2 हो गया। ठीक है, और ये भी हमेशा ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। ठीक है, करेक्शन ड्यू टू सैग। अब टेप ऐसे सीधा ले जाना है, बट ये सैगिंग आ गई इसमें, करते ना, सीधा खींच रहे हैं, सीधा खींच रहा है, जैसे कि ये मान लीजिए कि मेरे सामने ये तार है, दिख रहा है, ये तार है, इसको ऐसे कर रहे हैं, बट ये ऐसे हो जा रहा है, होता है ना, तो इसी को सैगिंग कहा जाता है। आप लोग इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ते होंगे सैगिंग, है ना? तो उस सैगिंग को करेक्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, ये वाला। इधर से थोड़ा सा कैमरा में दिक्कत होती है ओरिएंटेशन में। तो करेक्शन ड्यू टू सैग, तो है ये हमारे पास आ गया, तो ये भी ऑलवेज नेगेटिव होती है। ठीक है, चले आगे। अब आता है करेक्शन ड्यू टू मीन सरफेस लेवल। मीन सरफेस लेवल हम लोग नापे हैं कि नहीं, मीन सरफेस हमारा कहाँ है, अरे यहाँ पे है, अरेबियन सी में, उसको मीन सरफेस लेवल लेके नापा जाता है, वहां से हाइट मेजर की जाती है। ठीक है, वो सब सारा चीज है। अब हाइपोटेन्यूसल अलाउंस में पिछले बार क्वेश्चन आया था, यहीं से क्वेश्चन आया था, आप लोग प्लीज उसको ढूंढिएगा और करिएगा, हमारे उसमें टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन है, वहां से आप लोग सॉल्व करिए इसको और मुझे बताइए, कल हम इसी पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ करेक्शंस हो गए। ठीक है, ये सवाल है, इसको आप लोग कल करके मेरे सामने लाइए। ठीक है, आइंदा तो मैं बताऊंगा ही एक अलग सेशन से। चलिए अब आते हैं एरर इन चेनिंग। जब चेनिंग करते हैं, किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं, तो कुछ एरर होंगे। तो कभी कभी दो तरह के एरर होते हैं, कंपेंसेटिंग एरर और क्यूमुलेटिव एरर। क्या है कंपेंसेटिंग एरर? डायरेक्ट डेफिनेशंस पे आते हैं, लायबल टू अकर इन बोथ डायरेक्शंस। मेजर इधर से भी कर रहे हैं, उधर से भी कर रहे हैं, हो गया। लेकिन क्यूमुलेटिव एरर, इधर ही से मेजर कर रहे हैं किसी चीज को, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। कंपेंसेटिंग एरर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ ऑफ वायर। ठीक है,
और क्यूमुलेटिव एरर क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। आपके लिए अंडर रूट को मैंने हाईलाइट किया है, कंपनसेटिव एरर को करेक्ट नहीं किया जा सकता एंड क्यूमुलेटिव एरर को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे, इतनी सी बात है केवल, बस हो गया। अब आते हैं ऑब्स्टेकल इन चेनिंग। चेनिंग करते हैं, अब चेनिंग किसी चीज की कर रहे हैं तो बीच में नदी नाले भी तो आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उसको हम लोग कैसे ओवरकम करते हैं। उसको ओवरकम करने के लिए देखिए हमारे पास, आप लोग जो 10th क्लास में ज्योमेट्री पढ़ते होंगे और tan थीटा वगैरह, तो यहां देखिए कितना अच्छा काम आता है ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग। तो जब हम लोग ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास 3 ऑब्स्टेकल्स होते हैं, रिवर, लेक्स और बिल्डिंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग पहला क्या होता है, मान लीजिए कि ये रिवर आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ये रिवर आ गया। अब इसको ऑब्स्टेकल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां लेंथ नाप रहे थे तो इसका एक परपेंडिकुलर ले लेंगे, जहां पे मान लीजिए लेक आ गया, ये तालाब है, ये तालाब का छोर है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे कि ये तालाब का छोर है ऐसे, है ना, ये तालाब ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा नापना है डिस्टेंस, सीधा नापना है ना, यहां से एक परपेंडिकुलर यहां तक ड्रॉ करेंगे, यहां तक, फिर वहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको मीट कर देंगे तो ये वाले डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी, तो टोटल लेंथ हमारा पता चल जाएगा। अब आते हैं मेकिंग एंगुलर मेजरमेंट। अब यहां से मान लीजिए कि झील आ रही है, कहीं से लेक आ रहा है, तो यहां से ये हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, ये वाला भाग मेजर नहीं कर पा रहे ना, बट हम लोग यहां से ये वाली लेंथ हमें पता रहेगी और ये वाली, तो यहां से इंक्लिनेशन लेके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब रेंजिंग में क्या क्या आता है, व्हाट आर रेंजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट्स। जैसे कि अब यहां तक आप जा रहे हैं, बहुत लंबा ये दायरा है, बहुत लंबा दायरा है, ये छोटा सा दायरा नहीं समझिए इसको, ये बहुत लंबा दायरा है। अब इसको बहुत लंबा दायरे को छोटे छोटे पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा ना, तभी तो हम लोग मेजर करेंगे। तो इसको जो है बहुत सारे इंटरमीडिएट पॉइंट से बांट दिया जाता है, बहुत सारे इंटरमीडिएट पॉइंट्स बांट दिए, और यहां पे ही रेंजिंग किया जाता है। तो एक होती है डायरेक्ट रेंजिंग, जहां पे एंड स्टेशन ये वाला छोर हमें विजिबल होता है। एक होता है इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग, जहां पे एंड स्टेशन विजिबल नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ, अब जैसे कि यहाँ पहाड़ बना दिए, ठीक है, अब ये वाला पॉइंट तो आपको दिख रहा है लेकिन एंड स्टेशन ये वाला नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट रेंजिंग इसको कहेंगे। तो ऑब्स्टेकल्स इन रेंजिंग, डोंट कंफ्यूज, क्वेश्चन में पूछेगा कि ऑब्स्टेकल रेंजिंग क्या है, तो हिल है और बिल्डिंग है। बिकॉज रेंजिंग में आपको क्या होना चाहिए ना, सामने का एंड स्टेशन दिखना चाहिए, वो दिखेगा नहीं तो हम लोग ये वाला स्टाइल अपनाएंगे, ये वाला मेथड। बट चेनिंग के केस में रिवर, लेक्स, बिल्डिंग्स, और ऑब्स्टेकल्स इन रेंजिंग के केस में हिल्स और बिल्डिंग्स। ठीक है, चले आगे, पक्की बात। तो अब आते हैं राइट एंगल मेजरमेंट। किसी भी चीज को अगर हमको परपेंडिकुलर, आपने देखा कि नहर के केस में यहाँ पे अगर हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, हम प्रोटेक्टर तो लेंगे नहीं ना भाई, ज्योमेट्री के लिए हम लोग प्रोटेक्टर लेंगे नहीं, तो वहां पे हमारे पास बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर। तो इसमें क्रॉस स्टाफ में 3 तरह के होते हैं, ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। ठीक है, ओपन क्रॉस स्टाफ जो है 90 डिग्री मेजर करता है, और फ्रेंच क्रॉस स्टाफ 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 135 डिग्री मेजर करता है। ऑप्टिकल स्क्वायर का जो प्रिंसिपल रहता है वो भी यही सब काम करता है, परपेंडिकुलर लेने का ही, लेकिन इसका प्रिंसिपल क्या रहता है, प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्लेक्शन। ये आया था क्वेश्चन डायरेक्ट। प्रिज्म स्क्वायर में भी यही सेम टू सेम प्रिंसिपल रहता है। तो आओ देखते हैं क्या होता है। इसको क्रॉस स्टाफ कहते हैं। यहां से हम लोग स्लिट को देखते हैं, छोटा कर देता हूं आप लोगों के लिए। यहां से हम लोग क्रॉस स्लिट को देखते हैं, है ना, यहां से हम लोग देखते हैं एक पतली सी लाइन होती है, ठीक इसी लाइन में एक साइटिंग विजन होती है, आई स्लिट, और वहां से एक सीधी लाइन हम लोग देखते हैं, वहां से दूर की चीज को देखते हैं तो वहां पता चल जाता है। रफली समझ लीजिए, ज्यादा कुछ विश्लेषण की बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग पीछे क्या देखे थे, ऑप्टिकल स्क्वायर। तो ऑप्टिकल स्क्वायर इससे कहा जाता है ना, और प्रिज्म स्क्वायर देखिए, प्रिज्म बना है ना, ये प्रिज्म स्क्वायर हो गया। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, बहुत बेसिक चीज कवर हुई, और क्वेश्चंस आपके सर्वेइंग में जितना भी 3 लेक्चर कवर हो चुके हैं उसी से मेजॉरिटी आना है। अब जो हम कवर करेंगे तो हम थोड़े थोड़े हर एक टॉपिक के हल्का हल्का बेसिक लेके चलेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को हर एक टॉपिक से टच मिलता रहे, टेंजेंशियल टच हो जाए, ना ही ज्यादा आप डीप घुसे उसके अंदर, ना कुछ भी हो, बस जितना बोल रहे हैं आपको आप उतना करते रहिए। ठीक है, इन द केस यू वांट द पीपीटी ऑफ दिस स्क्रीनशॉट, प्लीज कमेंट और मैसेज इन द ऐप और इन द टेलीग्राम ऐप। थैंक यू।